स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लीगल एप्टीट्यूड के टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आप सभी के द्वारा शेयर किया गया एक अनुभव मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगी। एक स्टूडेंट के द्वारा ये कमेंट किया गया था एक वीडियो पे कि थैंक यू मैम, आपकी सारी वीडियो मैंने देखी और उसी से LLB की तैयारी की थी। HCPG कॉलेज में मेरा 71 मार्क्स आया था और आज एडमिशन हो गया। ये सब आपकी हेल्प और मेहनत की वजह से हुआ है। मैम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद एंड कंग्रेचुलेशन कि आपका एडमिशन हो गया। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें मेरा उतना श्रेय नहीं है इनके सक्सेस में या एडमिशन में, जितना कि इनका खुद का श्रेय है कि इन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया कि मैम जो पढ़ा रही हैं वो सही पढ़ा रही हैं और मेरे गाइड किए हुए मार्ग पे इन्होंने अपना जो भी था कि खुद का नोट्स बनाया, उस हिसाब से चलें। तो आप भी अपना खुद का रूल बनाइए कि जैसा मैं बोलती हूँ कि आपको मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करूँगी, पर जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप उसमें बेझिझक हो करके सारी चीज़ों का नोट्स बनाते हुए अच्छे से तैयार करते हुए चलिए। समय आपके पास अभी पड़ा हुआ है, अच्छी से तैयारी करिए। और 2023-24 के लिए मैंने क्या किया है, बैच स्टार्ट कर दिया है। किसी भी प्रकार का आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलेंगी। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए जो भी स्टूडेंट और तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए। और वीडियो में कमेंट करके एक बार बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया। हिंदू विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बनाया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम दूसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, शरीयत अधिनियम पारित किया गया। शरीयत अधिनियम पारित कब किया गया था? तो शरीयत अधिनियम पारित किया गया था 1937 में। 1937 में शरीयत अधिनियम पारित किया गया था। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, उन्हीं के कलेक्शन को मैं इकट्ठा करती हूँ, उसके बाद आपको प्रश्न कराती हूँ। क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जामिनर है उसके पास इतना समय नहीं बचा है कि क्वेश्चन बिल्डअप करेगा उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर बना के देगा। किसी ना किसी एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न उठा करके आपके क्वेश्चन पेपर में देने वाला है। तो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाओ। ठीक है, चलो तीसरा प्रश्न है, CRPC का संक्षिप्त रूप है। देखो किसी भी चीज़ को, छोटे बड़े चीज़ को अवॉइड नहीं करना चाहिए, सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हम बोलते हैं CRPC। CRPC किसे बोलते हैं? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बोलते हैं। चलिए चौथा प्रश्न है, दीवानी प्रक्रिया संहिता है। दीवानी प्रक्रिया संहिता क्या है? तो दीवानी प्रक्रिया संहिता प्रक्रिया से संबंधित विधि है। प्रोसेस से संबंधित विधि क्या होती है? दीवानी प्रक्रिया होती है। चलिए हम पांचवा प्रश्न देखेंगे, गिरवी रखी जा सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पर डाउट होता है और डेफिनेटली डाउट होना भी चाहिए, बट मैं आपके डाउट को यहाँ पे क्लियर करूँगी। और गिरवी रखी जा सकती है तो गिरवी केवल चल संपत्ति रखी जा सकती है, अचल संपत्तियां गिरवी नहीं रखी जाती हैं। बहुत सारे यहाँ पे मुझे एग्जांपल देंगे कि खेत गिरवी रखा जाता है, बट आप अपने डाउट को क्लियर रखिए। जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा सकते हैं, जिनका जुड़ाव भूमि से नहीं होता है, जिन्हें हम एक स्थान से उठा के, जैसे करेंसी हो गई यानी कि मुद्रा हो गया, ठीक है, करेंसी हो गई या फिर ज्वेलरी हो गई, और जो भी बहुमूल्य पदार्थ जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा सकते हैं उन्हें हम गिरवी रख सकते हैं। लेकिन जिनका जुड़ाव ज़मीन से होता है, जैसे वृक्ष हो गया या फिर खेत हो गया, घर हो गया, तो क्या मकान को आप एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा सकते हैं? क्या खेत को उठा के दूसरे स्थान पे पटक सकते हैं? नहीं, जहाँ पे खेत है वहीं पे रहेगा, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं, तो उसको गिरवी नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना, आप जैसे बैंक के पास जब आप जाते हैं तो उसे बंधक रखते हैं, गिरवी नहीं रखते हैं। आप उसको पढ़िएगा, जो भी आप एग्जाम्पल आगे चल के हमको देने वाले हैं कि बैंक, खेत हम गिरवी रखते हैं, या फिर गांव में तो लोग आम भाषा में बोल देते हैं वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती नहीं है पर बहुत सारी चीज़ें बोल दी जाती हैं। तो गिरवी नहीं होता है, उसे बंधक रखा जाता है, बंधकनामा बोलते हैं, बंधक रखा जाता है। तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, चलिए आगे हम प्रश्न देखने वाले हैं। आगे हमारा छठा प्रश्न है, एक साझेदारी फर्म के सृजन के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? फर्म हो, कोई भी चीज़ हो,
जब भी साझेदारी की बात आई, साझेदारी खुद से तो करोगे नहीं, साझेदारी करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। अब यहाँ कम से कम बोल रहा है, अधिक से अधिक तो कितने भी हो सकते हैं, बट कम से कम की बात कर रहा है, तो हम तो हैं ही, हमारे बात कोई एक हो तभी तो हम किसी से साझेदारी करेंगे। पार्टनरशिप की बात हो रही है, तो पार्टनरशिप करने के लिए कोई ना कोई होना आवश्यक है, यानी कि कोई एक ही तो हो। तो अब क्या हो गया कि हम हैं, एक और है, तो क्या हुआ, दो व्यक्ति, कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है साझेदारी फर्म के लिए। पार्टनरशिपिंग के लिए कम से कम दो लोगों का होना आवश्यक है। चलिए आगे हम 7वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय कर का केंद्र सरकार का कर नहीं है? कौन केंद्र सरकार का कर नहीं है? तो भू राजस्व जो होता है ये केंद्र सरकार का कर नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन, टॉर्ट अपकृत्य का अर्थ है। अपकृत्य क्या अर्थ होता है? अपकृत्य जो है एक दीवानी दोष है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे 9वें प्रश्न पे। लोकहितवाद की अवधारणा का अभ्युदय कहाँ पे हुआ था? तो इसका अभ्युदय हुआ था या फिर ये उत्पन्न हुआ था, कहाँ पे हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हम 10वें क्वेश्चन पे चलेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला विधि आयोग बना। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब भी आपसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूछे तो 1955 में हमारा पहला विधि आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ 1955 में हमारा पहला विधि आयोग बना, उसके अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। देखिए नाम भी अध्यक्ष का याद रखेंगे, वो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है किशोर न्याय अधिनियम। किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत किशोर से तात्पर्य है। किशोर से तात्पर्य यानी कि किशोर शब्द से तात्पर्य किससे है? तो किशोर से तात्पर्य हमारा 18 वर्ष से कम आयु के बालकों से है। किससे है? 18 वर्ष से कम आयु के बालकों से है। 18 वर्ष से जो अधिक के बालक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम युवा बोलेंगे। और किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत किशोर से तात्पर्य 18 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उन्हें किशोर बोलते हैं। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे प्रश्न है। देखिए जो पिछला क्वेश्चन था यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 है, उससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 12वां प्रश्न हमारा है भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC के निर्माता के रूप में कौन जाना जाता है? तो देखिए अगर स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात की जाए तो पहला विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले थे, इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। इनके ही समय में भारत में पहला विधि आयोग बना था और इसीलिए इन्हें भारत के विधि आयोग का जनक भी कहा जाता है। भारत के विधि का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। हम 13वें प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन एक सिविल लॉ की श्रेणी में नहीं आता है? सिविल लॉ की श्रेणी में नहीं आता है। IPC भारतीय दंड संहिता सिविल लॉ की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए स्वतंत्रता के बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया? स्वतंत्रता प्राप्ति के यानी कि 2 दिन बाद ही 26 जनवरी को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 28 जनवरी 1950 को ही जो है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम बेंच की बैठक हुई थी। प्रथम बेंच की बैठक कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1950, यानी कि 1950 में ही स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद ही हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय था वो अस्तित्व में आया था। इसे भी आप याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है भारतीय दंड संहिता किस वर्ष अधिनियमित किया गया? भारतीय दंड संहिता IPC को कब अधिनियमित किया गया था? तो जब भी आप IPC की बुक लेंगे ना तो उस पे सीधे लिखा होता है IPC या फिर भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न हमारा है अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है। अधिवक्ता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है अधिवक्ता दिवस। चलिए अगला प्रश्न हमारा है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारतीय
सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो प्रथम महिला न्यायाधीश भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का पूछ रहा है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय की फातिमा बीबी थी, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और इसी के साथ हम 18वां प्रश्न देखेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु होती है। तो जब भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पूछेगा तो 65 ईयर 65 वर्ष होती है। अगर यहीं पे आपसे उच्च न्यायालय का पूछ देगा तो वहाँ पे 62 वर्ष हो जाएगा। दोनों का आप याद रखेंगे, लिख लेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 65 वर्ष होती है, और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की एज होती है वो आपकी होती है 62 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है 19वां। भारत में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का प्राथमिक दायित्व किसका होता है? कानून बनाने का और कानून की व्यवस्था करने का जो प्राथमिक दायित्व है वो किसके पास होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार के पास होता है प्राथमिक दायित्व। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, आपके एग्जाम में प्रश्न है, तो इसे आप एकदम कंठस्थ कर लेंगे। अगला प्रश्न 20वां हमारा है। भारत में विधिक शिक्षा के मानक विनियमित करने वाला निकाय है, यानी कि जो लॉ की डिग्री आपको मिलती है वो प्रमाणित किससे होती है, किससे सर्टिफाइड होती है, कौन सर्टिफाई करता है उसको? तो इसको यूजीसी नहीं करता है, विश्वविद्यालय अनुदान नहीं करता, संसद नहीं करता है, राज्य की विधायिका नहीं करती, इसे बार काउंसिल करता है, भारतीय विधिज्ञ परिषद करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसे भी आप कंठस्थ रखेंगे। आप जिस भी भाग में जिस फैकल्टी से पढ़ाई करने जा रहे हैं उसे आप अच्छे से समझते हुए चलिए हमारा 21वां प्रश्न है। एक व्यक्ति जो दूसरे की भूमि पर बिना उसकी सहमति से प्रवेश करता है। तो देखिए, जब भी किसी की भूमि पर, यहाँ पे संपत्ति की बात आ गई, जब भूमि की बात आ गई, अगर किसी की भूमि पर बिना मर्जी के जाया जा रहा है, जबरदस्ती उस पर क्या किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, तो उसे अतिक्रमण बोलते हैं। जैसे आप देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता होगा कि सड़कों के किनारे जो है बहुत सारा क्या हो गया है, अतिक्रमण बढ़ गया, अतिक्रमण या फिर अतिचार, ठीक है। तो अतिचार बोलते हैं उसको। अतिक्रमण बढ़ गया है, अतिचार बढ़ गया है, तो उसको हटाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी अतिचार होता है। अगर किसी की परमिशन के बगैर हम क्या कर रहे हैं, किसी की ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश या उस पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, अतिचार कहा जाता है। चलिए हम देखेंगे 22वां प्रश्न। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और आगे हमारा प्रश्न है 23वां प्रश्न। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। और इसी के साथ हम आगे का प्रश्न देखेंगे 24वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछा जाता है। हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इसी के साथ आज के सेशन का हम लास्ट प्रश्न देखेंगे। संविदा विधि है, संविदा विधि क्या है? संविदा विधि लोक विधि है। तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखा आज के सीरीज का। तो यदि आज का सेशन पसंद आया तो सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। यदि आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई संशय है या कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में मेंशन करिएगा। आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।